नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक मौसम संबंधी उपग्रहों को लेकर है और मौसम संबंधी उपग्रह भारत में विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि भारत में अधिकतर बाढ़, चक्रवात, सूखा पड़ते रहता है, इसलिए हमको मौसम संबंधी उपग्रहों की ज़रूरत है। तो मौसम संबंधी उपग्रह जो है उसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला मौसम संबंधी उपग्रह जो है वो मैटसैट-1, जिसका एक अन्य नाम कल्पना-1 है, इसको 2002 में भेजा गया था और इसे GSO में स्थापित किया गया था। PSLV-C4 से भेजा गया था, याद रखेंगे। मैटसैट-1 जिसका अन्य नाम कल्पना-1 है, इसे 2002 में GSO में भेजा गया और PSLV-C4 से भेजा गया था। कौन से रॉकेट से भेजा गया था? PSLV-C4 से भेजा गया था। तो ये भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था, याद रखेंगे। भारत का पहला मौसम को समर्पित उपग्रह कौन सा था? हमारा मैटसैट। अब मौसम संबंधी उपग्रह के बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन पहले बन जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैटसैट या कल्पना-1। इसके बाद देखते हैं मौसम संबंधी उपग्रह जो हैं, मौसम संबंधी उपग्रह, ये उपग्रह सबसे पहली बात तो GTO या GSO में स्थापित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया है GTO और GSO के बारे में। GSO से हम जान रहे हैं, GSO के बारे में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट था और इसकी ऊंचाई कितनी थी बताइए? 36,000 किलोमीटर, है ना। मैंने पिछले वीडियो में ऑर्बिट कक्षाओं वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि 36,000 किलोमीटर पर कौन सा ऑर्बिट रहता है ना, 2000 किलोमीटर पे कौन सा ऑर्बिट रहता है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि मौसम संबंधी उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? GTO या GSO में स्थापित किए जाते हैं। अब मौसम संबंधी उपग्रह के बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। इनका कार्य मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का होता है और मौसम संबंधी उपग्रह में दो चीज़ें हैं, एक साउंडर और एक होता है इमेजर। देखिए, साउंडर क्या होता है और इमेजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंडर क्या होता है। तो साउंडर के द्वारा तापमान और आर्द्रता का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? साउंडर के द्वारा तापमान और आर्द्रता का मापन किया जाता है। और वैसे इमेजर क्या करता है? तो इमेजर जो इमेज मतलब फोटो लेने का काम जो है वो इमेजर का है। भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ का जो है फोटो लेकर, इमेज लेकर क्या करना, बादल और चक्रवात जो है इनकी स्थितियों का आकलन करना इमेजर का काम है। तो आपको समझ में आया साउंडर क्या होता है और इमेजर क्या होता है? साउंडर क्या करता है? तापमान और आर्द्रता मापता है। वैसे इमेजर क्या करता है? तस्वीर लेकर बादल और चक्रवात की स्थितियों का आकलन करता है और हमें बताता है। इससे हमको क्या होता है? बाढ़, सूखा या चक्रवात जैसी स्थितियाँ जो है जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, इस तरह से हमें पता चल पाता है कि कब बाढ़ आने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है। तो इस तरह से मौसम संबंधी उपग्रह का कार्य क्या होता है समझ में आ गया। पहला मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा था समझ में आ गया। अब हमको समझना है कि वर्तमान में कौन सा मौसम संबंधी उपग्रह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं वर्तमान में मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा है। तो वर्तमान में जो मौसम संबंधी उपग्रह है वो है INSAT-3D। क्या है? INSAT-3D। INSAT-3D को 2013 में एरियन 5 नामक रॉकेट से भेजा गया था। ये क्या कार्य करता है? तो जैसे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में क्या हलचल हो रहा है उस चीज़ की जानकारी हमको, मतलब भारत को और उसके पड़ोसी देशों को, भारत और उसके पड़ोसी देशों को देता है INSAT-3D। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि INSAT-3D जो है हिंद महासागर उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम संबंधी जानकारी जो है वो किसको देता है? भारत और उसके पड़ोसी देशों को। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि INSAT-3D-R, ये INSAT-3D-R क्या है। तो सबसे पहले इसमें समझना ये है कि इसमें R का मतलब रिपीट से है। किससे है? रिपीट से। INSAT-3D-R जो है ये 3D से बेहतर है, मतलब INSAT-3D सैटेलाइट जो है इससे बेहतर है INSAT-3D-R। इसको 2016 में कब भेजा गया था? 2016 में GSLV F-05 रॉकेट से भेजा गया था। किसे भेजा गया था?
GSLV F-05 रॉकेट से भेजा गया था। ये जो इनसैट 3D-R सैटेलाइट है, इसकी क्षमता के बारे में अगर देखें तो रात में देखने की क्षमता, कोहरे में काम करने की क्षमता और समुद्र की सतह नापने की जो क्षमता है वो 3D-R की 3D से बेहतर है। तो समझ में आया 3D-R किस तरह से बेहतर है? रात में देखने की क्षमता, कोहरे में काम करने की क्षमता और समुद्र की सतह नापने की क्षमता जो है वो 3D से बेहतर है 3D-R की। तो इस तरह से आज हमने मौसम संबंधी उपग्रहों को देख लिया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो नेविगेशन प्रणाली को लेकर है, नौवहन प्रणाली को लेकर है। देखिए, नौवहन प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु स्थिर है या ये वस्तु गति कर रही है, तो अगर वस्तु स्थिर है या गति कर रही है और तो उसको उपग्रहों के संकेतकों के माध्यम से उसकी स्थिति का पता लगा लेना कि वस्तु स्थिर है कि गति कर रही है, इसी को नेविगेशन कहा जाता है, नौवहन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं वो हम देखते हैं, विश्व में भी और भारत में भी। नौवहन प्रणाली के दो हिस्से होते हैं, है ना? तो नौवहन प्रणाली के जो दो हिस्से होते हैं वो होता है SPS और PPS। देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, नौवहन प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम। और नेविगेशन सिस्टम के दो हिस्से हम देख रहे हैं, पहला है SPS, दूसरा PPS। देखिए, SPS का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और PPS का फुल फॉर्म है प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम। तो समझते हैं दोनों क्या क्या चीज़ है। तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो नागरिकों के लिए और व्यावसायिक सेवाओं के लिए होती हैं। तो स्टैंडर्ड SPS किसके लिए होते हैं? नागरिकों और व्यावसायिक सेवाओं के लिए होते हैं। जबकि प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम जो है नाम में स्पष्ट है कि अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी के लिए PPS का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो PPS है, जो सटीक जानकारी देता है, ये किस में जानकारी देता है सटीक जानकारी? तो रक्षा और कूटनीति के मामलों में जो है आपको सटीक जानकारी देता है PPS। इसके बाद हम विश्व के उपग्रह देखेंगे, विश्व के नौवहन प्रणालियों को देखेंगे। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है ग्लोबल जिसको वैश्विक कहते हैं और दूसरा है रीजनल जो क्षेत्रीय। तो ग्लोबल अलग देखेंगे कि ग्लोबल में कौन कौन से नौवहन उपग्रह भेजे गए हैं और क्षेत्रीय में कौन कौन से उपग्रह भेजे गए हैं। तो पहला हमको ग्लोबल नौवहन प्रणाली देखना है। तो ग्लोबल नौवहन प्रणाली में सबसे पहला जो है वो GPS है। आपने नाम सुना होगा GPS का। GPS क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि GPS जो है वो क्या है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें ये है कि ये 32 उपग्रहों का समूह है। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये 32 उपग्रहों का समूह है, संपूर्ण विश्व को कवर करती है। GPS क्या करती है? संपूर्ण विश्व को कवर करती है। ये अमेरिकी नौवहन प्रणाली है। ये 1978 में शुरू हुआ और 1994 से नागरिक सेवाओं के लिए उपलब्ध है। तो क्या क्या हमने देखा GPS में? पहला 32 उपग्रहों का समूह है, संपूर्ण विश्व को कवर करती है। अगला अमेरिकी नौवहन प्रणाली है, 1978 में शुरू हुआ था और 1994 से नागरिक सेवाओं के लिए उपलब्ध है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोनस। देखते हैं ग्लोनस। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोनस का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अपने को पता चल गया कि ग्लोनस का फुल फॉर्म क्या है। याद रखेंगे ये रूसी नौवहन प्रणाली है। कहाँ की नौवहन प्रणाली है? रूसी नौवहन प्रणाली है, जो कि 24 उपग्रहों का समूह है। याद रखेंगे जितने भी नेविगेशन प्रणाली से रिलेटेड उपग्रह हैं वो MEO में स्थापित किए जाते हैं। मतलब इसको भी कहाँ स्थापित किया गया होगा? MEO में, मध्य भू कक्षा। मैंने आपको कक्षाओं के क्लास में इसे बताया है। ठीक है,
तो हमने क्या क्या देखा, ग्लोनस जो है इसका फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। रूसी नौवहन प्रणाली है ये, 24 उपग्रहों का समूह है, MEO में स्थापित किया गया और 2011 से नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद हम देखेंगे गैलीलियो, है ना। इसके बाद कौन सा नौवहन प्रणाली देखेंगे, गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन का नौवहन प्रणाली है। इसमें यह 30 उपग्रहों का समूह है। इसे भी MEO में स्थापित किया गया है। क्लियर है, गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन का नौवहन प्रणाली है, 30 उपग्रहों का समूह है, MEO में स्थापित किया गया है और ये कब से काम कर रहा है, 2019। कब से काम कर रहा है, 2019 से, लेटेस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कंपास। कंपास एक चीनी नौवहन प्रणाली है जो कि 35 उपग्रहों का समूह है। ये इसी साल 2020 से पूर्णतः कार्य करने लगेगा और इसे भी MEO में स्थापित किया गया है। तो इस तरह से जितने भी हमारे कौन से उपग्रह थे, ग्लोबल उपग्रह थे, है ना, वैश्विक स्तर पर जो उपग्रह थे वो इतने सारे थे। इसके बाद हम रीजनल उपग्रहों को देखेंगे। तो चलिए रीजनल उपग्रह की शुरुआत करते हैं। क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, है ना। क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली में सबसे पहला आता है बेइडू, ठीक है, सबसे पहला बेइडू। ये चीनी उपग्रह है, चीनी उपग्रह का नौ प्रणाली है। ये जो है नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया को कवर करेगा। इसी के प्रयोग से चीन जो है वो कंपास बना रहा है। अभी मैंने बताया कंपास के बारे में, तो इसी के प्रयोग से चीन क्या बना रहा है, कंपास बना रहा है। इसके बाद हमें जापानी नौवहन उपग्रह को देखना है। जापानी नौवहन उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, तो देखते हैं। उसका नाम है QZNS, क्वासी जेनिथ। क्या बोलते हैं इसको, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये जापानी नौवहन प्रणाली है, जापान का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। ये 4 उपग्रहों का समूह है। कितने उपग्रहों का समूह है, 4 उपग्रहों का समूह है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है वो है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, देखते हैं। IRNSS को देखते हैं। ये भारत का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, IRNSS। देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भारत का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। देखेंगे इसमें ये 9 उपग्रहों का समूह है। कितने उपग्रहों का समूह है, 9 उपग्रह, जिसमें से पहले 3 उपग्रह GEO में स्थापित किए गए हैं, फिर 4 उपग्रह GSO में स्थापित किए हैं और उसके बाद 2 जो है वो सब्स्टिट्यूट उपग्रह है। तो इस तरह से कितने उपग्रहों का समूह है, ये 9 उपग्रहों का समूह है। इसके बाद देखेंगे कि इस प्रणाली को 2006 में मंजूरी दी गई। 2006 में मंजूरी दी गई थी इस नौवहन प्रणाली को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों को समर्पित इस नौवहन उपग्रह का नाम नाविक रखा है। क्या रखा है, नाविक, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो समझ में आया हमें, नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। इस नाम को किसने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। किनके लिए दिया है, तो भारतीय मछुआरों को समर्पित ये नाम है, नाविक। इसके बाद हम ये देखेंगे कि IRNS सैटेलाइट जो है इसमें 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक SPS और एक PPS। ये दोनों के बारे में अभी हमने वीडियो में देखा है कि SPS क्या होता है और PPS क्या होता है। इसके बाद हमें गगन के बारे में पढ़ना है कि गगन कौन सा उपग्रह है। देखते हैं उसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं।
गगन। गगन नामक जो उपग्रह है इसका प्रयोग वायु यातायात और वायु प्रबंधन में किया जाता है। तो गगन नामक उपग्रह जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायु यातायात और वायु प्रबंधन। यहीं से समझ में आ जाएगा कि इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण जो है इसरो और एआई का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर किया है। समझ में आया ना? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आ गया, मतलब वायु यातायात और वायु प्रबंधन के लिए जो है इस उपग्रह को भेजा गया है। इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट। इसके बाद हम देखेंगे इस पर लागत 774 करोड़ रुपए आया है। कितना करोड़ रुपए आया है? 774 करोड़ रुपए आया है। इसके बाद देखेंगे कि गगन जो उपग्रह है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है, भूमध्य रेखा पे जो भी देश बसे हैं तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला SABS सैटेलाइट बन गया है ना। तो गगन जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने वाला पहला SABS सैटेलाइट बन गया है, जिसमें SABS का फुल फॉर्म है सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट। तो इस तरह से हमने गगन के बारे में देख लिया। तो आज जो हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का चैप्टर खत्म होता है, इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है जो हम ये पढ़ रहे थे टॉपिक, ये 6 से 7 क्लासों में आपका कवर हो चुका है। बस इस पे एक करंट का वीडियो जो है और लाऊंगा मैं आपके लिए। करंट के बाद आपका जो है ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।